हम लोगों ने पिछले क्लास तक देखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किया था और बहुत ही अच्छे से समझा था कि आखिर लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही केस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी का सेकंड टाइप के बारे में, जो कि होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप सबसे पहले सेकंड पॉइंट डाल के आप हेडिंग डालिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्टकट में सिग्मा बोला जाता है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या। उसके बाद समझेंगे कि आखिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का कैलकुलेशन जो होता है वो किस टाइप से होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म है, जैसा कि हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में देखा था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो आप सबसे पहले आप एक साथ डेफिनेशन लिखिए। ये क्या कहता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on the unit surface area। ध्यान से देखिएगा, यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर ध्यान से अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसा कि हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में पढ़ा था कि ये 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कोई भी चार्ज, या तो यूनिफॉर्मली हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली हो सकता है। अब यूनिफॉर्मली क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या है, इसको हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलिए इसका मतलब तो हमें पता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिट सरफेस एरिया। इसको ध्यान से देखिए, यूनिट सरफेस एरिया, यहाँ पे एरिया मिस हो गया है, आप लिख लेंगे। ठीक है, यानी यूनिट सरफेस एरिया पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही होता है उस बॉडी का सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्टकट में सिग्मा बोला जाता है। तो चलिए डेफिनेशन तो समझ में आ गया। क्या इससे काम हो जाएगा अपना? बिल्कुल इससे काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला नहीं समझेंगे, जब तक उस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियर नहीं होगा। तो चलिए इसमें जैसा कि हम लोगों ने लीनियर चार्ज में हेडिंग डाला था, अब इसमें भी आप हेडिंग डालिए ए पॉइंट, यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, है ना। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर उसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि आखिर जो फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया है वो कैसे आया है। तो इस केस में जो फार्मूला आएगा, यानी सिग्मा इक्वल्स टू जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वो होता है Q अपॉन S। अब यहाँ समझने वाली आती है कि Q क्या है, S क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे Q की अगर हम बात करें तो Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, है ना, बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है वो Q होता है। और S की अगर हम बात करें तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। S क्या है? टोटल सरफेस एरिया उस बॉडी का जिस पे Q चार्ज प्रेजेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए कि Q S क्या है और किस तरह से सिग्मा हमने लिखा है। चलिए ये अगर फॉर्मूला आपने लिख लिया हो तो अब इसको समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई S आया है वो आखिर आया कहाँ से है, उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना, इसका भी तो कोई रीज़न होगा ना कि यही क्यों आया, Q बाई S ही क्यों आया, S बाई Q क्यों नहीं आया, है ना। तो हम इसको अब समझेंगे, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर ये Q बाई S ही क्यों आया है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि आखिर ये जो Q बाई S था वो हम लोगों ने कैसे लिख दिया। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी है ना। अब देखिए यहाँ पे Q बाई S समझने से पहले एक छोटी सी पॉइंट समझ लेते हैं, यानी ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में देखा था कि जिस बॉडी के लिए केवल लेंथ डिफाइन हो, यानी केवल एक डायमेंशन डिफाइन होता था, जिस तरह से रॉड में केवल लेंथ डिफाइन होता है, तो हमने बात किया था कि जिसके लिए केवल लेंथ डिफाइन होता है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए जिस तरह से डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट सरफेस एरिया की बात हो रही है, यहाँ ध्यान से देखिए ये एरिया की बात हो रही है, जबकि लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में हमने देखा था वहाँ यूनिट लेंथ की बात हो रही थी, इसलिए लेंथ केवल डिफाइन होता था जिस ऑब्जेक्ट के लिए, उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे थे। उसी तरह आप यहाँ से रिलेट करिए, देखिए क्या है यूनिट सरफेस एरिया, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए एरिया फाइंड करते हैं उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए फाइंड करेंगे? ऐसा नहीं कि रॉड है तो रॉड के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम डिफाइन होता है ना, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड नहीं करेंगे। तो किसके लिए करेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका केवल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, यानी जिसका एरिया फाइंड करते हैं उसके लिए हम लोग ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? तो देखिए जिस तरह से डिस्क को ले लीजिए, डिस्क क्या होता है? CD का कैसेट है ना, तो डिस्क का हम लोग सरफेस एरिया कितना होता है, इसका अगर हम एरिया की बात करें जो कि S होता है, एरिया पाई r², अगर इस डिस्क का रेडियस r है तो ये होगा, ठीक है, ये हो गई। इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए वहीं पे रेक्टेंगल है, इस तरह से इसका लेंथ L है और विड्थ W है, और ये इस तरह से कुछ रेक्टेंगल है, तो इसके लिए अगर हम एरिया बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, ये हो गई इसकी एरिया। तो हम इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। मान लीजिए इसी में दूसरा तरह से ये स्क्वायर है जिसका ए साइड A है इस तरह से, तो इसके लिए भी एरिया अगर हम बात करें तो A² आता है। यानी इन सब ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एरिया। यानी इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ क्लियर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी किस कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे? जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने समझा था केवल जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट का केवल लेंथ होता है ना, जिस तरह से रॉड है उसमें केवल लेंथ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया था। सेम उसी तरह यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एरिया फाइंड करेंगे उसी के लिए हम लोग सरफेस एरिया डिफाइन करेंगे। यहाँ क्लियर है? यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लियर है तो अब चलिए हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा था सिग्मा = Q/S, अब वो समझते हैं कि वो आखिर आ कहाँ से गया है ना। तो देखिए ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ये बॉडी हो सकता है जिस पे मान लीजिए कुछ चार्ज है, Q चार्ज है टोटल, जो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कौन से केस पढ़ रहे हैं? जब चार्ज कैसा हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। और इस मान लेते ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस एरिया S है। तो अब ध्यान से देखिए ये बच्चों वाली फिर से कंसेप्ट आती है। S एरिया में कितना चार्ज है? Q, तो यूनिट एरिया में Q/S, ये समझ में आया? यूनिट का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है? Q/S। और यहाँ डेफिनेशन को जरा ध्यान से आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज होता है वही तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ध्यान से देखिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी छूट गया, आप यहाँ पे डेंसिटी लिख सकते हैं। यानी यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस वाले फॉर्मूले से क्या पता चला? यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है? Q/S। और हम लोग अभी बात किया जो यूनिट सरफेस एरिया पे जो चार्ज होता है वही होता है सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं और सिग्मा = लिख सकते हैं Q/S, जो कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था और समझा था। Q जो है वो क्या है? बॉडी पे प्रेजेंट टोटल चार्ज, और S क्या है? उस बॉडी का टोटल सरफेस एरिया। इसको ध्यान से देखिए और समझिए किस तरह से चीज़ें हो रही है। अगर आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, देखिए ये यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में चीज़ें आसान होती हैं। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे जो कि मेन समझने वाला पोर्शन होता है। तो चलिए आप अगर इसको नोट कर लिए हैं और समझ गए हैं तो हम लोग अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले केस का, यानी जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा हो, किसी बॉडी पे नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप सेकेंड पॉइंट में, बी पॉइंट में लिखिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो। तो इस केस में जो सिग्मा आएगा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा वो कितना आएगा और उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ भी फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको ध्यान से समझेंगे। तो इस केस में जो सिग्मा आता है ना वो dQ/ds आता है। अगर आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था और समझा था स्मॉल एलिमेंट लेकर के, अगर वहाँ पे आपने समझ गया होगा तो यहाँ पे भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से समझते रहिए। अगर वहाँ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे समझ चुके हैं तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला आता है कब? जब चार्ज कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर यहाँ पे हम dq की बात करें तो dq क्या होता है?
चार्ज प्रेजेंट ऑन एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। देखिए फिर से स्मॉल एलिमेंट आया, जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी में आया था, यानी dq क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और हम अगर ds की बात करें, तो ये क्या है, सरफेस एरिया, किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी जो हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसी स्मॉल एलिमेंट का ये ds जो है वो सरफेस एरिया है। अब चलिए ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया जो आपने लिखा है, लेकिन ये आया कहाँ से, किस तरह से आया है, वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग उसी को समझते हैं कि ये सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds जो आया है वो कैसे आया है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि ये जो आया है वो किस तरह से आया है। तो सबसे पहले हम एक बॉडी लेंगे और उस पर ऐसा मानेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप इस तरह से कुछ बॉडी आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कोई बॉडी है, मान लीजिए ये किसी भी शेप का बॉडी हो सकता है। मान लीजिए इस पर जो चार्ज है टोटल वो Q है जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली, इस तरह से ये पता है मुझे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका अगर हम बात करें कि अब ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली है तो इसमें कैलकुलेशन किस तरह से आगे की जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने लिया है, जो बॉडी लिया है जिस पे चार्ज Q नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बॉडी आखिर किस तरह के छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से हमने रॉड के केस में देखा था, देखिए अगर स्टैंडर्ड केस हम यहाँ पे देखें तो मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक है। सेम इसी तरह का बॉडी हम ले रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये हमने स्टैंडर्ड कोई शेप ले लिया कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, ठीक है। अब इसको हम आपसे ये पूछे कि ये बताइए ये जो डिस्क है वो किस तरह के छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जरा सोच के जवाब दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि स्मॉल एलिमेंट होता क्या है। स्मॉल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिससे मिलकर वो कंप्लीट बॉडी बना हो, यानी ये जो डिस्क है वो किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से रॉड के केस में देखा था डीएल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर ही बना था, तो स्मॉल एलिमेंट डीएल हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए छोटा सा चूड़ी, एक रिंग लेते हैं जो लेडीज पहनती है ना हाथ में, ठीक है। एक रिंग लिया r रेडियस का, फिर इससे हम जस्ट बड़ा रेडियस का लिया, फिर इससे बड़ा रेडियस का, यानी इस तरह से अलग अलग रेडियस का इस तरह से रिंग को हम एक साथ रख दें तो देखिए आप ध्यान से कुछ इस तरह से डिस्क बनता हुआ दिख रहा है। ये दोनों सिमिलर लग रहा है, यानी यहाँ से क्या पता चला, ये जो डिस्क जो है वो बहुत सारे क्या है, अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर बना हुआ है। यानी इस डिस्क का जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, रिंग टाइप का। यहाँ तक क्लियर है किस तरह का स्मॉल एलिमेंट होगा और कैसे सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले देखना है कि ये जो बॉडी है वो किस तरह के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये डिस्क है, तो डिस्क हमने देखा कि छोटे छोटे अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर ये डिस्क बना हुआ है। तो यहाँ से पता चला कि ये रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो डिस्क है इसका स्मॉल एलिमेंट रिंग टाइप का होगा, पता चल गया। तो इस केस में चलिए स्टैंडर्ड शेप था इसलिए स्टैंडर्ड कोई रिंग हमने पता कर लिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी शेप का हो सकता है, तो शेप के अकॉर्डिंग स्मॉल एलिमेंट भी चेंज हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये किसी भी शेप का बॉडी हो, इसका जो स्मॉल एलिमेंट है हमने ले लिया कुछ इस तरह का स्मॉल एलिमेंट है, कुछ इस टाइप का, और ये जो सरफेस एरिया मान लेते हैं ये है, वो किस तरह से अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस अभी हम जो कह रहे हैं बस उस पर आप फोकस करिए। ये मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट है और ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसका मान लेते हैं एरिया ds है, जिस पे चार्ज कितना होगा, अब एरिया छोटा है तो चार्ज भी छोटा ही होगा, तो ये dq मान लिए। अब देखिए ये जो एरिया हमने लिया है ये बहुत ही छोटा है, जिस पे ये बहुत ही छोटा चार्ज प्रेजेंट है, तो हम इस dq को ये नहीं मान सकते क्या कि ये जो छोटा ds एरिया है उस पर अप्रॉक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम इस q की बात करें तो ये होल बॉडी पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा है जिस पे बहुत छोटा चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये dq जो है इस छोटे एरिया पे लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जैसे ही पता चला कि हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ds एरिया में कितना है, ds एरिया में कितना चार्ज है, dq, केवल हम छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ds एरिया में dq चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, dq अपॉन ds, है ना। और जो यूनिट एरिया में चार्ज प्रेजेंट होता है वही तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिट सरफेस एरिया, और यहाँ यूनिट सरफेस एरिया में कितना है, dq बाई ds। कब, जब चार्ज कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने
फॉर्मूला लिखा था और वहाँ पे ये भी समझा था कि डी क्यू जो है वो स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है उस पर प्रेजेंट चार्ज है देखिए, और डी एस जो है वो स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। यहाँ देखिए ध्यान से समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब देखिए अगर आपने ये समझ गया है तो हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और आगे करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर इससे जुड़ी जितने भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन किस तरह से बढ़ाते हैं। तो देखिए आइए जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो नॉन यूनिफॉर्म की केस में पढ़ रहे हैं। आप इस वाले केस को ना भूलें, है ना, हम लोग केस वाइज पढ़ रहे हैं, केस फर्स्ट ए और फिर केस बी पढ़ रहे हैं ताकि कभी भी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन ना आए। तो अब देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा था सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, डी क्यू अपॉन डी एस। तो हम क्या करते हैं यहाँ से डी क्यू को अलग कर देते हैं, यानी डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी एस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिग्मा इंटू डी एस। ध्यान से देखिए अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में डिस्कस किया था कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ से और इस तरफ जो है वही रहने देते हैं, यानी सिग्मा इंटू डी एस ही रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये फॉर्मूला एक आता है जहाँ पे अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या है, टोटल चार्ज। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, है ना, जिस भी बॉडी की बात हो रही है। और यहाँ पे किस बॉडी की बात हो रही है, वैसा बॉडी जिसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है और यहाँ यूनिट सरफेस एरिया की बात हो रही है। यानी यहाँ पे जो बॉडी की बात हो रही है वो किस टाइप की बॉडी की बात हो रही है, यानी सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हम किस तरह की बॉडी के लिए फाइंड करते हैं, जिसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि Q जो होगा, जो कि टोटल चार्ज है उस बॉडी पे, वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एस। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, इसको ध्यान से देखिए और नोट करिए, ठीक है। और हम अगर मान लीजिए अभी पूरी तरह से डाउट नहीं भी क्लियर हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उससे जो भी डाउट होगा आपके अंदर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं और इसका जो भी डाउट है, अभी भी अगर वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर डाउट है तो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और वैसे भी थ्योरी से 100% डाउट तो क्लियर होता नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, और जब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक हर तरह का डाउट क्लियर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान लेंगे, एकदम बाबू वाला एग्जाम्पल है ना। तो इसमें आप लिखिए चार्ज, एग्जाम्पल लिखेंगे चार्ज प्लस 500 माइक्रोकूलम देन फाइंड सिग्मा, यानी सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो बहुत ही आसान है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर सोल्व करने की कोशिश करिए। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, चार्ज कितना है 500 माइक्रोकूलम, जो कि कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। इसको आप बहुत ही खास तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यूनिफॉर्म। और हम लोगों ने केस ए में देखा है जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उस केस में जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, वो Q अपॉन S हो जाता है, सिंपल है ना। जहाँ पे Q जो होता है टोटल चार्ज उस बॉडी पे, और उसके बाद जहाँ पे S था वो S क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली जैसे ही पता चला तो माइंड में आ गया, अच्छा यहाँ पे जो सिग्मा यूज होने वाला है वो Q/S यूज होगा, डेफिनेटली वही होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है। अब चलिए क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। तो ये किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क पे, है ना। अब डिस्क दे दिया तो इसका एरिया आपको पता होना चाहिए कि डिस्क का सरफेस एरिया क्या होता है। आगे देखिए जिसका रेडियस जो है वो 2 मीटर दे रखा है, तो हमको फाइंड करना है सिग्मा, देन फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि डायग्राम पे खास करके फोकस रखना है ना। डायग्राम के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं 60% सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन था, डिस्क, तो हमने क्या किया, डिस्क बना दिया। डिस्क तो पता है ना, CD का कैसेट जो होता है पतला सा, वो वाला डिस्क बना दिया। अब इस पे चार्ज कितना है, अगर हम चार्ज की बात करें Q की, तो देखिए प्लस 500 माइक्रोकूलम है। ध्यान से देखिए हमने वो बना दिया। और इसका रेडियस, आप देखिए इसका रेडियस भी गिवन है, इसका रेडियस कितना है 2 मीटर। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है 2 मीटर। जो भी क्वेश्चन पे गिवन था हमने लिख दिया। अब हमें पता करना है सिग्मा। अब इसमें प्यारा सा सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, यूनिफॉर्म के केस में Q/S, जहाँ पे Q जो था उस बॉडी पे प्रेजेंट टोटल चार्ज जो कि 500 माइक्रोकूलम है, S क्या था, इस बॉडी का टोटल सरफेस एरिया जो कि πr² होता है। अगर याद नहीं तो आप लिख लेंगे, डिस्क का जो एरिया होता है वो πr² होता है। यहाँ तक क्लियर है।
तो चलिए इसमें सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए। तो 400 माइक्रो कूलम हो गया, डिवाइडेड बाय, और एरिया किसकी, डिस्क की, और डिस्क का एरिया जैसा कि अभी बोला है हमने, डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी यहाँ पे तो पाई का पाई रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पाई इस डिस्क का एरिया आ गया। तो आप सिंपल इतना अपॉन 4 पाई लिख दीजिए, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, इतना से, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा जो कैलकुलेट हुआ वो 125 अपॉन पाई माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया पाई के टर्म में, ठीक है। आप चाहे तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं जो कि 3.14 होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप पाई के टर्म में ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा यहाँ से कैलकुलेट हुआ 125 अपॉन पाई माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान था। जैसे ही पता चला यूनिफॉर्म तो हम सीधा सोचे सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस, और एस जहाँ पे एरिया था और इस डिस्क का एरिया याद होना जरूरी था, अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, फिर क्यू की वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, तो क्यू रखा, फिर एरिया कैलकुलेट किया था, यहाँ पे पुट किया और उसको सिंपल सोल्व कर दिया। क्लियर है यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया। अब देखिए ये तो चलिए बहुत आसान सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस एरिया पे, तब उस केस में उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, या फिर उस बॉडी पे टोटल चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं और फिर इसमें बातें करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। अब इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। ये सबसे पहला स्टेप है। जब तक आप यही नहीं फाइंड करेंगे तब तक केस ए लगाएं या बी लगाएं, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो ए केस यूज होगा या बी केस यूज होगा, इसके लिए आपको ये पता करना जरूरी है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, इजिली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किस तरह से चेंज हो रहा है, वेरीज एज सिग्मा नॉट अपॉन आर। यहाँ ध्यान से देखिए, जहाँ पे सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, आर है किसी पॉइंट का डिस्टेंस उस डिस्क के सेंटर से, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि टोटल उस डिस्क पे टोटल चार्ज कितना होगा। ध्यान से देखिए, तो अभी तो यहाँ से क्या पता चला, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट बाय आर। अब यार यहाँ देखिए, आर जो है वो डिस्क पे कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है उस डिस्क के सेंटर से, यानी पॉइंट जैसे जैसे चेंज करेंगे डिस्क पे ये आर भी चेंज होगा, यानी सिग्मा जो है वो चेंज हो रहा है ना। सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, यानी अलग अलग डिस्टेंस पे सिग्मा क्या है, अलग अलग है। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी हर एक अलग अलग पॉइंट पे सिग्मा कैसा है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अलग अलग है। जब अलग अलग पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ से पता चला यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब अलग अलग सरफेस एरिया पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। जैसे ही अलग अलग पता चला, सब जगह सेम नहीं है, तो हमने बोल दिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डिस्क पे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म पता चला तो अब केस बी एक्टिव हो जाएगा, और केस बी में हम लोगों ने अभी देखा था कि उस केस में जो टोटल चार्ज होता है क्यू, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एस। अब वहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो मेन पोर्शन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं फिर हम लोग समझते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि हम लोग हर बार जिक्र करते हैं। क्यों डायग्राम क्यों बनाते हैं, क्योंकि 60% सोल्यूशन मिल जाता है हम लोग को डायग्राम बनाते ही। तो क्यों ना पहले डायग्राम बना ले, बाकी 40% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, क्या था, एक डिस्क था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्क बना दिया, जो जहाँ जिसका मान लेते हैं यहाँ पे कुछ सेंटर है और इसका रेडियस हमें दे रखा था कि इसका रेडियस आर है, और इस पर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा नोट अपॉन आर कुछ इस तरह से चेंज हो रहा था। ये इतना हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब इसी में आगे सोल्व करना है। तो जैसे ही पता चला ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि टोटल चार्ज जो होता है उस बॉडी पे वो क्यू होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ध्यान से देखिए, पीछे अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, सिग्मा इंटू डी एस। जहाँ पे देखिए सिग्मा, अगर ध्यान से देखें तो ये सिग्मा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि ये है। आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, डी एस। अगर हम डी एस की बात करें तो हमने डी एस के बारे में लिखा था, ये डी एस क्या है बताइए,
स्मॉल एलिमेंट का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? ये ds क्या है? स्मॉल एलिमेंट का टोटल सरफेस एरिया। अगर हम स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो स्मॉल एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जिससे मिलकर ये कंप्लीट बॉडी बना हो, ठीक है। और डिस्क के केस में हम लोगों ने ये भी समझा था कि डिस्क कैसे कैसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। देखिए अलग अलग रेडियस के अगर बहुत सारे ऐसे रिंग को अगर एक साथ हम कंबाइंड कर दें ऐसे, तो ये कह सकते हैं ये जो बना है वो एक डिस्क टाइप का ही है, कह सकते हैं। यानी यहाँ से क्या पता चला? ये जो डिस्क जो है वो रिंग टाइप के छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चला? इस डिस्क का जो स्मॉल एलिमेंट है वो किस टाइप का है? रिंग टाइप का, क्योंकि ये डिस्क बहुत सारे अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर बना हुआ है, इसलिए डिस्क का स्मॉल एलिमेंट एक रिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखिए अब इसको सिंपल क्या करेंगे, हमको बेसिकली ds फाइंड करना है, क्योंकि सिग्मा तो पता ही है। ds एक बार पता चल जाए फिर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये r क्या था? इस डिस्क पे किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से, तो देखिए ये पॉइंट ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से r है। क्लियर है? जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो इसका पता चल चुका है ना कि इसका स्मॉल एलिमेंट कैसा है? रिंग टाइप का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट से एक रिंग इस तरह से पास कर दे रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। स्मॉल r रेडियस का, जिसका रेडियस कितना है यहाँ से स्मॉल r रेडियस का हम यहाँ पे स्मॉल रिंग ले लिए, जो कि इस डिस्क का स्मॉल एलिमेंट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आपको एरिया दिखेगा। जो ये r रेडियस का जो रिंग लिए हैं वो यही एरिया तो घेर रहा होगा। देखिए ध्यान से यही एरिया ले रहा होगा। तो आप इस छोटे वाले जो रिंग हमने लिया है उसको बाहर निकालते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए r रेडियस है, ये कुछ इस तरह से सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो इसका अगर आप एरिया की बात करेंगे तो s क्या आएगा? डिस्क का एरिया जो होता है पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्क टाइप का ही तो हो गया एक तरह का, जो छोटा है ना, पाई r स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? ds। तो ds कुछ टाइप डिफ्रेंशिएशन टाइप का लग रहा है ना, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको सिंपल क्या करेंगे? ds अपॉन dr करेंगे, ठीक है। ds अपॉन dr वो कितना होगा? तो यहाँ अगर आप लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर अपॉन dr, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, पाई क्या है? कांस्टेंट है, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो आप सिंपल पाई को बाहर ले लीजिए, बाकी dr स्क्वायर बचेगा बाहर अपॉन dr। अब r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो जैसे देखिए आप x के केस में देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n जो होता है वो x के रिस्पेक्ट में वो कैसे कितना होता है? डिफ्रेंशिएशन देखिए, d से डिफ्रेंशिएशन, d से डिक्रीज, इसमें पावर क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी यहाँ ध्यान से देखिए n को नीचे ले जाइए, n x के पावर n था पहले, तो अब n-1 होगा, एक पावर डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए r स्क्वायर है तो पहले क्या करना है? 2 को नीचे लाना है, फिर 2 में से 1 को माइनस करना है, यानी पाई इंटू 2 को नीचे लाइए, 2 इंटू r के पावर 2 पहले से, इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 2 - 1 कर सकते हैं आप समझने के लिए। आप इसको ध्यान से देखिए, 2 - 1 ऐसा कुछ आ गया। ये हो गई इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो इसने हमने ds अपॉन, अगर dr की बात करें तो वो कितना आया लास्ट में? देखिए 2 पाई r ये आया। हमें फाइंड क्या करना था? ds। तो यहाँ से ds क्या आ गया? देखिए ध्यान से, ds इज इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r इंटू dr। ध्यान से देखिए ये ds आ गया। अब ये पता चल गया तो सिंपल इसको आप इस वाले में पुट करिए और उसका लिमिट सेट करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटाएंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमें q फाइंड करना है, तो q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे? जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए, सिग्मा नॉट अपॉन r, सिग्मा का काम खत्म। अब ds का काम होगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ से। इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 2 पाई स्मॉल r इंटू dr। अब देखिए यहाँ भी स्मॉल r है, यहाँ भी स्मॉल r है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए ये 2 पाई, ये सिग्मा, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हम लोग बात किए हैं कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों से ही बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 पाई सिग्मा नॉट को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन में बचा dr। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए लिमिट सेट करना पड़ेगा। हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी में बहुत ही अच्छे से समझा था लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये r जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए ये r था क्या?
तो चलिए इसको आपने इसको ड्रॉ कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर ये R है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, एक डिस्क है तो हमने एक डिस्क बना लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो R था वो किससे पता चल रहा था, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन R, इस बारे रिलेशन से आया था। जहाँ पे ये R था, इस डिस्क पे कोई भी आप पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से, यही तो था R। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट इस डिस्क पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये R मिनिमम कब होगा, जब ये पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा, R मिनिमम कब होगा, जब ये पॉइंट इस सेंटर पे अगर हम रख दे, यहीं पे अगर रख दे, केस फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट केस में हमने यहीं पे रख दिया R, इसको, इस पॉइंट को, P को, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट को अगर फर्स्ट केस में यहीं पे रख दिया तो ये R क्या हो जाएगा, 0। क्यों, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो R 0 हो गया, क्योंकि ये R जो है वो सेंटर से लेके इस P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इस P पॉइंट को अगर इस सेंटर पे ही रख दें तो R क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम R कहाँ तक जा सकता है, अब ये वाली बात आती है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम या तो यहाँ आ जाए, यहाँ देखिए P यहाँ आ जाए, ठीक है। ये हम केस सेकेंड बात कर रहे हैं। अगर P यहाँ होगा तो उस केस में सेंटर से लेके इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, जो कि कैपिटल R के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, इस डिस्क का ही रेडियस हो जाएगा, यानी R की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम इस डिस्क के ही रेडियस के इक्वल हो सकती है, क्योंकि ये पॉइंट डिस्क के बाहर तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम डिस्क के पेरीमीटर पे हो सकता है। तो उस केस में R कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। तो देखिए यहाँ लिमिट क्या पता चला, मिनिमम से मैक्सिमम, यानी मिनिमम R 0 हो सकता है और मैक्सिमम R जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ क्लियर है तो देखिए आप आगे आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ तो 2 पाई सिग्मा नॉट है तो 2 पाई सिग्मा नॉट ही रहेगा। dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा, ठीक है, जिसका 0 से कैपिटल R तक होगा। तो यहाँ देखिए R के जगह कैपिटल R रखिए -0, अगर इसको लिख लिए हैं तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये तो आप नोट कर लीजिए। अब चलिए इसी को हम लोग आगे सोल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो ये किस तरह से आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू, इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा, माइनस फिर स्मॉल r की जगह लोअर लिमिट 0 रखा, तो ये आ गई। तो यहाँ से जो Q फाइंड हुआ वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के, तो यहाँ देखिए Q क्या आया, 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू कैपिटल R। यही तो फाइंड करना था जो यहाँ पे आया है, यही है टोटल चार्ज इस डिस्क पे प्रेजेंट। ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट था वो था स्मॉल एलिमेंट क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने समझा, स्मॉल एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिससे मिलकर वो कंप्लीट बॉडी बना हो। तो यहाँ हमने देखा ये डिस्क जो है वो बहुत सारे अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर बना हुआ है। तो हमने देखा ये जो डिस्क है वो एक अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इस डिस्क का जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, रिंग टाइप का होगा। तो हमने एक रिंग लिया था इस तरह से स्मॉल r रेडियस का। स्मॉल r ही का क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे उससे स्मॉल r से रिलेशन था, इसलिए ले लिया था। सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा समझना नहीं है इसमें। बस इतना समझिए कि सिग्मा जिस चीज़ में वेरी करेगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, स्मॉल r, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे गया और इस तरह से रिंग ले लिया। फिर हमने उस रिंग के अंदर देखा कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है ना, तो पाई r स्क्वायर जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके ds फाइंड किया था, क्योंकि हमें ds की ज़रूरत थी। और जब एक बार ds फाइंड हो गया उसके बाद हमने इस q इक्वल्स टू सिग्मा दे रखा था, यहाँ पे पुट कर दिया, फिर ds यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ पे पुट कर दिया, फिर उसको सोल्व किया। अब बात आती है लिमिट की। तो लिमिट हम लोग जानते हैं मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल होगा वही तो चेंज होगा ना। यानी ये स्मॉल r जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ठीक। तो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, जब ये पॉइंट P इस सेंटर पे होगा तो उस केस में r 0 हो जाएगा, तो मिनिमम 0 हो गया। अब मैक्सिमम ये पॉइंट P कहाँ हो सकता है, इसके पेरीमीटर पे, क्योंकि इसके बाहर तो हो नहीं सकता, तो पेरीमीटर पे हो सकता है। उस केस में स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम r हो गया, कैपिटल R। तो यहाँ से हम लोगों ने सोल्व किया और इसको कैलकुलेट कर लिया। ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी कंसेप्ट होता है वो अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्जाम्पल के साथ जो भी डाउट हो सकता था, जहाँ के लिमिट में डाउट हो सकता था, स्मॉल एलिमेंट में डाउट हो सकता था, स्मॉल एलिमेंट से हम लोग ds जो फाइंड किए हैं इसमें डाउट हो सकता था, जिसको हम लोग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं, है ना। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो इस एग्जाम्पल को आप खुद से 1-2 बार सोल्व करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सफिशिएंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी को समझाने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। वहाँ पे भी देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। फिर हम लोग A और B दोनों ही केस, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाले केस देखेंगे।
और उसके बाद इसी तरह 2 एग्जाम्पल वहाँ पे भी लेंगे, एक यूनिफॉर्म वाला एक नॉन यूनिफॉर्म वाला, और फिर वहाँ पे समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।